माइल्स फाइनर न्यूयॉर्क शहर का एक नास्तिक है जो अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए एक पॉडकास्ट चलाता है। उनका मानना कि जीवन में सब कुछ एक कारण से होता है और यह कि कोई अलौकिक शक्ति इसे नियंत्रित नहीं करती है। पॉडकास्ट ने उन्हें नास्तिक समुदाय के बीच कुछ हद तक लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ नफरत करने वाले भी मिल गए हैं। इसके बावजूद माइल्स पूरी तरह से बेपरवाह है और उसे जब भी मौका मिलता है तो वह भगवान से घृणा करने का कोई मौका नहीं चूकता। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब होता है। वह आमतौर पर धार्मिक मेहमानों को अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करता है और उनकी मान्यताओं और विचारधाराओं का मजाक उड़ाता है। जैसे ही माइल्स घर जा रहा है, उसे फेसबुक पर गॉड नाम के अकाउंट से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है। नियो को स्पष्ट रूप से लगता है कि कोई उसके साथ जोक कर रहा है, इसलिए वह रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। हालांकि माइल्स द्वारा इसे हर बार डिलीट करने के बावजूद रिक्वेस्ट बार बार पॉपअप होता रहता है। आश्चर्यजनक रूप से प्रोफाइल चित्र एक छोटा सा बादल है जो ठीक वैसा ही है जिसे माइल्स अपने दरवाजे से देख सकते हैं। लगातार आने वाली रिक्वेस्ट से तंग आकर वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, भगवान उसे जॉन डव नाम के किसी व्यक्ति का मित्र सुझाव भेजते हैं। तभी एक आदमी उससे टकराता है और दरियादिली से माफी मांगने लगता है। माइल्स उसे करीब से देखता है और महसूस करता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जॉन डव है, वही लड़का जिसे भगवान ने फेसबुक पर जोड़ने का सुझाव दिया है। यह सोचकर कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, माइल्स ने जॉन का पीछा करने और उसका सामना करने का फैसला किया। जल्द ही वह सबवे पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे यात्री मौजूद होते हैं। एक ट्रेन आने वाली है और जॉन को बहुत चिंतित देखकर माइल्स को पता चलता है कि वह सुसाइड करने वाला है। सौभाग्य से कुछ भी बुरा होने से पहले माइल्स ने उसे खींच लिया और उसकी जान बचाई। जॉन, जो अब लगता है कि बदल गया है, माइल्स को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है और चला जाता है। उस रात पूरी तरह से कंफ्यूज माइल्स आश्चर्य करता है कि कोई उससे मजाक क्यों करेगा। वह फेसबुक पर जॉन डव को खोजता है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पाता है। फिर वह भगवान के अकाउंट में जाता है और पाता है कि उसे प्रकृति पसंद है। तभी गॉड उसे एक और फ्रेंड सजेशन सेंड करते हैं, कारा ब्लूम नाम की एक खूबसूरत लड़की। बाद में आधी रात को माइल्स अचानक अपने कमरे में तेज संगीत बजने से जाग जाता है। यह पता चला है कि किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया है और नास्तिकता के बारे में उसकी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों को हटा दिया है। इसके अलावा घर में मौजूद म्यूजिक स्पीकर, थर्मोस्टेट, रोशनी और अन्य उपकरणों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। एक बात तो साफ है कि किसी को माइल्स से नफरत है। इसके बाद हमारा परिचय कारा ब्लूम से होता है, जो एक पत्रकार है और एक बड़ी फर्म में काम करती है। वह वहाँ टॉप परफॉर्मेंस हुआ करती थी, लेकिन कुछ हफ्तों से उसका परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रहा है। इसने उसे मुश्किल में डाल दिया है और अब उसके बॉस ने उसे जल्द ही एक अच्छा लेख सबमिट करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उसे निकाल दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद क्रोधित माइल्स उसके ऑफिस में घुस जाता है और वह और उसके दोस्त जो भी शरारत करते हैं उसके लिए उसका सामना करते हैं। वह उसे अपने कंप्यूटर में हैकिंग बंद करने के लिए भी कहता है। हालांकि कारा, जो अचानक हुई घुसपैठ से स्पष्ट रूप से क्रोधित है, वो समझ नहीं पा रही है कि वह क्या कह रहा है। माइल्स उसे अपना फोन दिखाता है और पूरा एक्सप्लेन करता है। फिर दोनों कुछ देर बात करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। माइल्स पैनिक प्रतीत होता है, लेकिन कारा को कहानी दिलचस्प लगती है और वह इसके बारे में एक लेख लिखने का फैसला करती है। वह अपराधी को खोजने में मदद करने का भी वादा करती है और इसके परिणाम स्वरूप माइल्स एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उस शाम दोनों माइल्स के हैकर फ्रेंड के पास पहुंचे, राकेश, और उनसे फेसबुक अकाउंट गॉड का आईपी एड्रेस पता करने को बोलते हैं। राकेश अपने फ्रेंड के लिए कोई एहसान नहीं करता, लेकिन जब वह सुंदर कारा को देखता है तो वह सीधे काम पर लग जाता है। हालांकि कुछ खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि गॉड अकाउंट एक फायरवॉल द्वारा सुरक्षित है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। केवल एक अरबपति या एक अति प्रतिभावान से फायरवॉल को यूज करने में सक्षम है। इसके बावजूद राकेश अपने सभी नॉलेज का यूज करता है, पूरी रात काम करता है और अंत में जान पाता है कि भगवान जर्सी में है। बिना समय बर्बाद किए माइल्स और कारा उस स्थान पर जाते हैं। यह एक उदास दिखने वाला घर निकला जिसे सेल के लिए रखा गया है। दोनों हर कमरे में छानबीन करते हैं, लेकिन दीवार पर भगवान की एक पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं पाते हैं। यह इंडिकेट करता है कि जो कोई भी इसके पीछे है वह माइल्स के आने की उम्मीद कर रहा था। अगले सीन में कारा और माइल्स बाद घर लौटते हैं, जहाँ राकेश और उसकी प्रेमिका भी मौजूद है। हैरानी की बात है कि माइल्स का कंप्यूटर अपने आप काम कर रहा है, जैसे कि उसे फिर से किसी ने हैक कर लिया हो। जल्द ही यह माइल्स की पारिवारिक तस्वीरों में से एक पर रुक जाती है और जब कारा इसे देखती है तो वह परेशान हो जाती है और चली जाती है। माइल्स और राकेश कंफ्यूज है कि वह क्यों चली गई और कुछ सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कारा फोटो से किसी को जानती है। फोटो 20 साल पहले की है, जब माइल्स की मां अस्पताल में कैंसर से जूझ रही थी। फोटो में 2 अज्ञात लोग डॉक्टर हैं, लेकिन माइल्स उनके नाम नहीं जानता, इसलिए वह एकमात्र व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास उत्तर हो सकता है। वह है उसका पिता डेविड। प्रॉब्लम यह है कि डेविड एक पुजारी है जो भगवान के बारे में नियमित भाषण देता है। माइल्स उसके पास आता है और दोनों के बीच अपने विपरीत मतभेदों पर बहस होती है। फिर भी
वह अपनी प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख देता है और तस्वीर दिखाता है। डेविड महिला डॉक्टर को सुसान ब्लूम के रूप में पहचानता है। यह सुनकर माइल्स को पता चलता है कि तस्वीर में दिख रही महिला कोई और नहीं बल्कि कारा की माँ है। रात में वह कारा से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो पिछले 22 सालों से अपनी माँ से अलग है। सुसान अचानक चली गई और कभी वापस नहीं आई। तभी कारा ने जब काफी देर बाद अपनी माँ की तस्वीर देखी तो वह इमोशनल हो गई। इसके साथ माइल्स को पता चलता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। गॉड नाम के व्यक्ति ने वास्तव में उसे कारा को उसकी माँ से मिलाने में मदद करने के लिए भेजा था। अगले दिन वह सुसान को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और कारा को उसके पास आने और उससे बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुसान तुरंत अपनी बेटी को पहचान लेती है और उसे छोड़ने के लिए दोषी प्रतीत होती है। हालांकि अगले ही पल उसकी दूसरी बेटी आती है जो यह संकेत देती है कि उसने यहाँ एक नए जीवन की शुरुआत की है। इससे कारा को गुस्सा आता है और वह दौड़ना शुरू कर देती है, माइल्स के रुकने के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए। दुर्भाग्य से वह एक कार से टकराकर गिर जाती है। माइल्स जल्दी से घटनास्थल पर पहुंच जाता है लेकिन कारा बेहोश लगती है। वह सांस नहीं ले रही है, ऐसा लगता है जैसे वे मर गई हो। लेकिन तभी एक डॉक्टर पास की कार से बाहर निकलता है। वह कोई और नहीं बल्कि जॉन डो है, वह लड़का जिसे माइल्स ने पहले मेट्रो में बचाया था। जॉन तुरंत सीपीआर देता है और कारा को पुनर्जीवित करता है जिससे उसकी जान बच जाती है। हर कोई एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है इस पर मीलों को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है। अगली सुबह अस्पताल में कारा सदमे से उबर गई लगती है। इस बीच उसकी माँ सुसान उसके पास जाती है और 22 साल पहले उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है। फिर वह बताती है कि अपने अपमानजनक पति के कारण वो कभी वापस नहीं आई। उसने अपनी बेटी को कई बार स्कूल में देखा लेकिन कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सब सुनकर कारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को माफ कर देती है। इस तरह गॉड के फ्रेंड रिक्वेस्ट ने 2 अलग अलग लोगों के जीवन को बचाया, कारा और जॉन। कुछ दिन बीत जाते हैं और माइल्स ने उन विचित्र घटनाओं से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है जो उसे कुछ अनजान लोगों के करीब ले आई थी। उसने अपना दैनिक पॉडकास्ट भी फिर से शुरू कर दिया है जहां वे अभी भी नास्तिकता के बारे में प्रचार करता है। एक दिन एक बड़ी कंपनी उससे संपर्क करती है और उसके पॉडकास्ट को अगले स्तर पर ले जाने की पेशकश करती है। वे उसे भारी अमाउंट की पेशकश करती हैं, जिससे वह रातों रात अमीर बन जाएगा। माइल्स प्रस्ताव से उत्साहित है लेकिन उसी दिन गॉड फेसबुक पर उसे एक और फ्रेंड सजेशन भेजते हैं। इस बार यह केटी ब्रूक्स नाम की एक महिला है। हालांकि माइल्स इसे अस्वीकार कर देता है और अपने नए बॉस से मिलने जाता है। जैसे ही दोनों पॉडकास्ट को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में बात करते हैं, माइल्स को उसके फोन पर एक सूचना मिलती है। गॉड ने अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया है। पहले यह एक धूप वाले दिन एक बादल था लेकिन अब यह एक डरावनी बिजली की तस्वीर है। उसी समय मौसम बदलता है और बाहर गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। इसके साथ मीलो को पता चलता है कि भगवान नहीं चाहते कि वह पॉडकास्ट जारी रखे, इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त राकेश की सलाह पर वह नए फ्रेंड के सजेशन पर पहुंचने का निर्णय लेता है। केटी ब्रू राकेश भी उसके काम का पता खोजने में उसकी मदद करता है और थोड़ी देर बाद माइल्स और कारा दोनों वहां जाते हैं। ऐसा लगता है कि कैटी एक व्यस्त इलाके में एक रेस्तरां में काम करती है जहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं। हालांकि वह हमेशा देर से पहुंचती है जो अक्सर अपने बॉस के साथ तीखी नोकझोंक का कारण बनती है। आज भी केटी काम पर देर से पहुंचती है और उल्लेख करती है कि उसे अपने बीमार बेटे की देखभाल करनी थी। हालांकि उसके बॉस को इसमें से कोई नहीं है। वो सभी ग्राहकों के सामने उसकी बेइज्जती करता है और उसे बेकार की औरत कहता है। माइल्स जो यह सब सुन रहा है, उसे लगता है कि केटी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और वह उसके समर्थन में आता है। वह असभ्य बॉस से कहता है कि उसे किसी महिला से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और मांग करता है कि वह उससे माफी मांगे। बॉस सॉरी कहता है लेकिन साथ ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है भी कहता है। इस तरह माइल्स केटी को उसकी नौकरी से निकाल देते हैं। बाद में वह राकेश से मिलता है और उससे केटी के घर का पता खोजने का अनुरोध करता है ताकि वह उससे माफी मांग सके। राकेश लोगों के पर्सनल एड्रेस को लेकर चिंतित था लेकिन जब उसका सबसे अच्छा दोस्त इस बात पर जोर देता है कि यह उसकी भलाई के लिए है तो वह सहमत हो जाता है। कुछ ही समय बाद माइल्स केटी के अपार्टमेंट में पहुँचता है और माफी मांगता है। फिर वह उसे कुछ कंपनी दिखाने के लिए आगे बढ़ता है जो कंपनीज अच्छा पेमेंट करती है। हालांकि कैटी जो इस बात से डरी हुई है कि किसी अनजान लड़के को उसका पता मिल गया है, उसे जाने के लिए कहती है। माइल्स समझाता है कि वह केवल उसके भले के लिए ऐसा कर रहा है लेकिन केटी उसकी एक भी नहीं सुनती। माइल्स के जाने के बाद केटी को उसकी फ्रेंड का फोन आता है। उसे सूचित करती है कि वेट्रेस के पद के लिए एक वैकेंसी अभी खुली है लेकिन ज्वाइन करने के लिए उसे तुरंत आना होगा वरना किसी और के द्वारा वैकेंसी फुल हो जाएगी। केटी कम से कम एक दिन के लिए पूछती है क्योंकि वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन फ्रेंड कहती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं और फोन काट देती है। तभी केटी को अचानक पता चलता है कि उसके पास कोई है जो मदद कर सकता है। वह नीचे दौड़ती है, माइल्स को रोकती है और उसे बताती है कि वास्तव में एक चीज है जो वह उसके लिए कर सकता है।
नेक्स्ट सीन में केटी, उसका बेटा नेट और माइल्स उस रेस्तरां में जाते हैं जहां इंटरव्यू होने वाला है। रास्ते में केट ने खुलासा किया कि उसके पति ने उन्हें 6 साल पहले दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया था। वो यह भी उल्लेख करती है कि उसका बेटा मूक और ऑटिस्टिक है। यही कारण है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और काम के लिए हमेशा देर हो जाती थी। इसलिए वह चाहती है कि जब वह अपना इंटरव्यू दे रही हो तो माइल्स उसकी देखभाल करे। माइल्स इसे अपनी पहले की गलती को सुधारने के लिए सही अवसर के रूप में लेता है और तुरंत सहमत हो जाता है। बाद में वे रेस्तरां में पहुंचते हैं और इंटरव्यू के लिए जाने से पहले केटी अपने बेटे को माइल्स की देखभाल में छोड़ देती है। 30 मिनट बीत जाते हैं और जब वह वापस नहीं आती है तो माइल्स ऊब जाता है और छोटे लड़के के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। वह खेल और राजनीति के बारे में बात करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नेट इसमें से कुछ भी नहीं सुन सकता है। वो बस वहीं चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जब वह खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो वह एक गिटार के साथ एक लड़के को देखता है और उत्सुक हो जाता है। नेट अपनी सीट से उठता है और रेस्तरां से निकल जाता है, जिससे मियो को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जल्द ही वे एक संगीत की दुकान पर पहुंचते हैं जहां नेट पियानो सीखने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। माइल्स खेलना जानता है, इसलिए वह लड़के को कुछ नोट सिखाना शुरू करता है। जल्द ही वह लय में आ जाता है और एक मधुर गीत बजाता है। इस बीच रेस्तरां में केटी ने अपना इंटरव्यू पूरा किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका बेटा और अजनबी गायब हैं। उसी समय कारा भी मीलों की तलाश में आती है और दोनों महिलाएं मिलकर लड़कों की तलाश करने लगती हैं। सौभाग्य से उन्हें संगीत की दुकान मिल जाती है जहां माइल्स और नेट पियानो का आनंद ले रहे हैं। छोटा लड़का मुस्कुराते हुए भी देखा जा सकता है, कुछ ऐसा जो उसने वर्षों में नहीं किया है। हालांकि स्पष्ट छवि के बावजूद कि उसका बेटा खुश है, केटी नाराज है कि माइल्स ने रेस्तरां में उसका इंतजार नहीं किया, इसलिए वह अपने बेटे के साथ चली जाती है। माइल्स इस बात से भ्रमित है कि उन्होंने क्या गलत किया, इसलिए वह केटी की मदद करना बंद करने का मन बना लेता है, क्योंकि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह उसे गुस्सा दिलाता ही रहता है। अगले दिन कारा केटी से मिलने जाती है और जांचती है कि क्या वह ठीक है, केवल यह पता लगाने के लिए कि छोटा नेट भाग गया है। लड़का स्पष्ट रूप से कुछ घंटे पहले बिना किसी संदेश के भटक गया था। जल्द ही माइल्स भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है और अन्य लोगों के साथ नेट की तलाश शुरू कर देता है। केटी विशेष रूप से चिंतित है क्योंकि उसका बेटा कभी अकेले बाहर नहीं गया था। वह बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और कोई भावना भी नहीं दिखाता। यह सुनकर नीलो ने उल्लेख किया कि नेट भावनाओं को दिखाता है। उस समय का जिक्र करता है जब वे पियानो बजा रहे थे। इसके बाद वह अनुमान लगाता है कि नेट उसी संगीत की दुकान पर गया होगा, क्योंकि संगीत ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे खुशी देती है। यह धारणा सही निकली। जैसे कि माइल्स, केटी और कारा संगीत की दुकान पर पहुंचते हैं और मालिक से बात करते हैं, उन्हें पता चलता है कि नेट के विवरण से मेल खाने वाला एक निश्चित लड़का लगभग 30 मिनट पहले दुकान पर आया था। हालांकि दुकान बंद होने पर वह जल्द ही चला गया। तीनों ने अनुमान लगाया कि नेट बहुत दूर नहीं गया है और आसपास की सभी संगीत की दुकानों को खोजना शुरू कर देता है। और ठीक तभी माइल्स ने पास में हो रहे एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के पोस्टर को नोटिस किया। समूह वहां पहुंचता है और इस बार वे छोटे लड़के को पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह जॉन लेनन द्वारा लिखित ब्यूटीफुल बॉय खेल रहा है। यह वही गाना है जो सोने से पहले उसकी माँ उसके लिए गाती है। अशाब्दिक होने के बावजूद लड़के ने सुर पकड़ लिया है और ऐसा लगता है कि उसे अपना पैशन मिल गया है। उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में छोड़ दिया होगा, लेकिन जॉन लेनन ने कभी नहीं छोड़ा। अंत में माइल्स को पता चलता है कि गॉड वास्तव में वास्तविक है और अपने पॉडकास्ट में नास्तिकता के बारे में बात करना बंद कर देता है। यहाँ तक वह बड़ी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर देता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, माइल्स को फेसबुक पर गॉड द्वारा कई मित्र सुझाव मिलते हैं और वह उनमें से प्रत्येक को उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। हालांकि वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि भगवान वास्तव में कैसा दिखता है। एक दिन उसका मौका आखिरकार आता है। एक किताब के जरिए उसे पता चलता है कि भगवान हिमालय में रह रहे हैं। नीलो तुरंत नेपाल की यात्रा करता है और खतरनाक पहाड़ों से होते हुए चढ़ते हैं। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद एक छोटा साधु उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है।